वेरी स्वीट गुड आफ्टर मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आज है 24 जुलाई 2020। आज का हम अपना लेक्चर एनालिसिस न्यूज़पेपर का और एडिटोरियल का स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आज आईआर स्पेशल मान सकते हैं। आज जो एडिटोरियल्स है उसमें मैक्सिमम आईआर की बात की गई है, तो हम इसे हंसी मजाक में और सीरियस नोट पे आईआर स्पेशल बोल सकते हैं। तो आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत फ्रूटफुल होगा एडिटोरियल। तो स्टार्ट करते हैं। और जीवन है, जीवन को हंसते हुए बिताइए, खुश होकर बिताइए। देखिए, प्रॉब्लम सबके साथ हैं, समस्याएं सबके साथ हैं, पढ़ाई लिखाई सबके ऊपर नीचे चलती है। जरूरी नहीं कि आज आपने जो चीज़ नहीं पढ़ी वो आपको प्रॉब्लम दे और आप उसके लिए दुखी हो जाओ कि आज का मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ। यार, बीइंग टीचर्स हम लोग भी अपने टारगेट से पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि टारगेट एक दिन में पूरा होता है किसी का। टारगेट पूरे होने में टाइम लगता है। तो अब ये सोचे कि मेरा टारगेट नहीं पूरा हुआ तो मैं बहुत पीछे हो गया, अब मेरी लाइफ कैसे चलेगी, ऐसा कुछ नहीं। आप धीरे धीरे उसे दोबारा गेन करें, अपनी लाइफ को फिर से ले जाएं। देखिए, कंपटीशन की प्रिपरेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। हार्ड वर्किंग की जगह स्मार्ट वर्किंग होनी चाहिए और एक रेगुलर मैनर में चलनी चाहिए। आप क्या करते हैं, आप आपने 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लिया, लगा हमने बहुत पढ़ लिया, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, नहीं। आप 2 घंटे डेली पढ़िए और किसी दिन 8 घंटे पढ़िए। आपका 2 घंटे की पढ़ाई अगर एक दिन 1.5 घंटे होती है तो रोने की जरूरत नहीं, अगले दिन आप 2 घंटे 15 मिनट 2.5 घंटे पढ़ लीजिए। पढ़ाई का तरीका चेंज करेंगे, फ़ायदा होगा। तो चलिए अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एससी ने रिजेक्ट कर दी राजस्थान स्पीकर की प्ली। जो एससी प्रोसीडिंग थी उसके अगेंस्ट इन्होंने डाला था। इन्होंने कहा कि भैया आप किसी को भी नोटिस नहीं दे सकते, एंटी डिफेक्शन लॉ इन पे नहीं लग रहा, उसी पे बारे में चीज़ें हैं। कई बार हम लोग इससे पढ़ चुके हैं। एक बार इसे देख लीजिएगा, आपको लेक्चर समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी इशू लगता है आप कमेंट बॉक्स या मेल पे लिख दीजिएगा, मैं उसका टेक केयर कर लूँगा। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन था। देखिए, फीमेल्स जब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम देती हैं तो पहली चीज़ तो समझिए सीडीएस का एग्ज़ाम देती हैं तो उन्हें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मिलती है। ओटीए को शॉर्ट सर्विस कमीशन माना जाता है और ओटीए के थ्रू जो सेलेक्टेड पर्सन्स होते हैं इनको शॉर्ट सर्विस के बाद निकाल दिया जाता था। मतलब ये वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते थे, निकाल दिया जाता था, वर्ड गलत होता है। जो इसमें मेल कैडेट जाते थे उनको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता था, इंटरनल एग्जाम्स के थ्रू ये परमानेंट हो जाते थे। तो अब क्या हुआ है, सीडीएस में फीमेल्स को भी ये फ़ायदा मिलेगा कि अब लॉन्ग सर्विस कमीशन में रह सकती हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन तक के लिए वर्क कर सकती हैं। तो एक पॉजिटिव साइन है इंडियन आर्मी में फ़ीमेल को इक्वलिटी तक लाने के लिए। तो इसको हम सराहें, वही हम कह सकते हैं और कुछ तो नहीं। कि इसके बाद आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक है लोनार लेक, इसके बारे में बात की गई है। इसके बारे में अभी बीच में आया था कि इसका कलर सडन पिंक हो गया था और आज भी पिंक है। तो इसके डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स दिए गए थे वो कहाँ गए। तो इसमें कई सारी मिनिस्ट्री, कई सारे डिपार्टमेंट मिले हुए हैं जो इसके लिए काम करते हैं। देखिए, 50,000 साल पहले बना था और एक मेट्योराइट आया था, ये अर्थ से टकराया था, उस टाइम पे बना था। देखिए, इसकी जो थ्रस्ट है, इसका जो एरिया है वो कहीं ना कहीं लूनर सरफेस से मिलता हुआ है, तो इसलिए इसकी बहुत वैल्यू है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट भी है, इकोलॉजिकली बहुत अच्छा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत क्यूरियस हो गया था वर्ल्ड के लिए कि इसका ऑल सडन कलर कैसे पिंक हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है। तो इसलिए इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आए तो आप ज़रूर देखते रहिए। आइए एडिटोरियल सेक्शन पे चलते हैं। देखिए, एडिटोरियल सेक्शन में आपको आज जो एडिटोरियल्स पढ़ने हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। ये हम नहीं पढ़ेंगे, वापस वही है राजस्थान पॉलिटिक्स। ये आपका हांगकांग में जो इश्यूज चल रहे हैं, जो उन्होंने बिल पास किया है चाइना ने इनके ऊपर लेजिस्लेशन का नया, इस पर इंडिया के व्यू को लेने की कोशिश की और कहा गया कि इंडिया इसको सपोर्ट करे। ये इंडिया चाइना के रिलेशन पर है और ये जो है वो यूएस चाइना के रिलेशन पर है। तो आपका जिस पे स्टार बन रहा है वो बेटा आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं, इनको आपको इधर पढ़ना है। ये आप एक बार देख सकते हैं, ओपन स्कूलिंग क्या है, ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है, सॉरी, इस पर आप क्या कर सकते हैं उस पर है, इसको आप प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। इसके बाद साउथ कोरिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में इसमें बात की गई है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है। तो हमारे लिए एक ये इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, एक ये और एक ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम साथ में पढ़ते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें ठीक से देखना है। ये आपके ऐसे राइटिंग के लिए और मेंस राइटिंग के क्वेश्चन इसी से आए हैं, तो ये आप सेल्फ डू में रखेंगे। इतनी चीज़ें आज के एडिटोरियल में। तो आइए बिना देरी के अपना एडिटोरियल सेक्शन स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, 2 चीज़ें दी गई हैं। पहला आपका कैलिब्रेटेड बैलेंस है और दूसरा हांगकांग पे है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात की गई कि आज की डेट में किस एज पर है और क्या इश्यूज चल रहे हैं।
और क्या आज इस रिलेशन में नॉन अलाइन मूवमेंट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जयशंकर साहब, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ इसमें कही है। तो ये उनसे रिलेटेड है, इसको देखना है, दूसरा ये देखना है। तो आइए बिना देरी के दोनों एडिटोरियल्स हम देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की, नॉन अलाइन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर मल्टीपोलैरिटी थी वर्ल्ड की, और उस रिस्क से बचने के लिए हमारे लिए ज़रूरी था। आज इसमें बहुत सारी चीज़ें डेफिनेट स्टैंड ये लेता है, कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज के लिए। इन्होंने कहा कि इंडिया रिजेक्ट नहीं करता नॉन अलाइन मूवमेंट का, बट ये सिंपल सी चीज़ कहता है कि अभी डिफ़िकल्ट डिसीजन मेकिंग है और कि ये इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करता है नहीं करता। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि वो इंडिया किसी भी अलायंस सिस्टम का पार्ट कभी नहीं रहा और वर्ल्ड में कभी होगा भी नहीं। उसने कहा कि यूएस के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, बट ये चीज़ें जो नॉन अलाइन मूवमेंट था ये बेटा कोल्ड वॉर एरा में आया था, जब इंडिया यूएस और यूएसएसआर में लड़ाई चल रही थी। आज कुछ ऐसा टाइम है कि आज न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है जो यूएस और चाइना के बीच में होगा। जाहिर सी बात है यूएस बहुत अच्छा कॉपरेशन आज हमें दे रहा है, मैरीटाइम कोलैबोरेशन की बात करें, मिलिट्री कोलैबोरेशन की बात करें, तो कभी बाउंड्री डिस्प्यूट्स होते हैं तो हमारे साथ वो खड़े हो जाते हैं स्टैंड ऑफ में और मदद कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव चीज़ है। देखिए एक सिंपल सी चीज़ आपको बता दें कि इंडिया की अब एक पॉलिसी है जो हमें पहले से फॉलो करनी चाहिए, हमारे एनिमी का एनिमी हमारा फ्रेंड। जो चाइना करता है वो पॉलिसी है। आज हम जैसे यूएसए के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, वियतनाम के साथ, मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ, इनके साथ अपने रिलेशन अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उसका सिंपल सा रीज़न है, इनके साथ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चाइना के चलते तो हमारा कोई लॉस नहीं है उसमें। दूसरा स्ट्रॉन्गर क्लिंच जो है इनका फ़ायदा हमें मिलता है, हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मल्टीपल रेफरेंसेस है, यूएस सेक्रेटरी जो माइक आए थे उन्होंने भी हमारे लिए बात की। तो इंडिया एंड यूएस टू जॉइंटली काउंटर चाइना, ये भी उन्होंने कई बार बोला है। तो टेंशन्स रेज हो जाती है कई बार बायलैटरल टॉक्स में जो हम लोगों के बीच में होती हैं। इसके बाद मॉस्को के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर अभी रशिया गए थे, ट्राइलैटरल लास्ट मंथ रिलेशंस थे, उनके बारे में बात की। इसके बाद हमारे यूरोप के साथ, यूरोपियन यूनियन और जापान के साथ भी टाई अप अच्छे चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो है ये टाइम डबल टाइम क्राइस फॉर इंडिया है, पहला नोवल कोरोना वायरस से लड़ रही है, दूसरा चाइनीज़ एग्रेशन देख रही है। तो हमें ये बहुत अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश करनी है कि हम अपने यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, जिससे भी अपने रिलेशन बनाएं, हम ऐसा ना हो कि हम अपनी इकोनॉमी को और नीचे ले आएँ और अपनी इंटरनेशनल टाइज और वीक कर दें। हमें ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे काम हैं जिस पर हमारा काम चाइना के बिना नहीं चलता, तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स करके चलना पड़ेगा। ये सारी बेसिक चीज़ें इसमें लिखी हैं, उसके बारे में बात की जा रही। इसके बाद देखिए हांगकांग के बारे में बात की गई है। हांगकांग के बारे में जो बात है, इन्होंने कहा कि हांगकांग में जो हमने चीज़ें की हैं, जो हमने बिल पास किया है, वो उनको सिक्योर करने के लिए किया है। तो जाहिर सी बात है, द सिटी लॉस द टाइटल ऑफ वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी इट हैज़ हेल्ड फॉर 25 ईयर्स, इट्स जीडीपी रजिस्टर्ड निगेटिव ग्रोथ। अब सबसे बड़ी बात है, अभी जो है आज की डेट में इसका निगेटिव ग्रोथ हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो भी डाउन चला जा रहा है। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं हांगकांग की कंडीशन बिगड़ रही है। रीज़न अभी ग्लोबल पैंडेमिक जो हुआ है कोविड-19, इसके चक्कर में, और इससे पहले जो हुआ था वो आपका हो गया था जो यहाँ पे अनरेस्ट चल रहा था चाइना के चक्कर में, जो लेजिस्लेशन बिल ला रहे थे। इसके बाद भी चाइना ने इस बिल को ला दिया है। चाइनाज नेशनल पीपल कांग्रेस अकॉर्डेंस विद द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड द बेसिक लॉ ऑफ HKSAR, हेक्सर, हेक्सर ये यहाँ पर ला चुके हैं। अब हेक्सर बिल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब ये आया है तो यहाँ पर 2 सिस्टम्स की ये बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बोल रहे हैं। इन्होंने एक सिंपल सी चीज़ बोली है और जो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी यहाँ पर, इन्होंने कहा है कि ये जो बिल है ये 2 सिस्टम बेसिस से कह रहा है, ये कोई भी प्रिंसिपल 1 कंट्री और 2 सिस्टम को नहीं वायलेट कर रहा। हांगकांग के पास जो भी उनका लीगल सिस्टम है उसको ऊपर आ रहा है, हांगकांग की इंडिपेंडेंस, जुडिशियल पावर वो सब ऐसे ही रहेगी, फाइनल जुरिडिक्शन भी वहीं रहेगा। इन्होंने कहा कि हांगकांग के रेजिडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको लॉफुल राइट और फ्रीडम सब मिलेगी। इन्होंने कहा ये प्रोटेक्ट करते हैं सारे राइट्स को और फ्रीडम में कोई भी नेशनल सिक्योरिटी से बचाने के लिए एक्सपेंशन किया गया है। इन्होंने कहा वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट करते हैं, उनके ऊपर ये तलवार लटका दी गई है। वॉस्ट मेजोरिटी ऑफ हांगकांग रेजिडेंट्स एंड फॉरनर्स जो हैं उनके गार्जियंस की तरह काम करेगा, उनको पीसफुल और फ्रीडम ऑफ लाइफ देगा। थर्ड, इन्होंने कहा लेजिस्लेशन सेफ गार्ड करेगा प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी, जो हांगकांग और चाइना दोनों में नहीं आएगा अगर ये बिल नहीं होगा। लेजिस्लेशन जो होगा ये रिस्टोर करेगा ऑर्डर और स्टेबिलिटी लाएगा जो हांगकांग को चाहिए, ताकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रेड शिपिंग सेंटर इन सबको और स्ट्रेंथन करें और सिक्योरिटी दे पाएँ हम इन्हें। दूसरा, इन्होंने कहा कि इंटरनेशनली हांगकांग को AA+ जो रेटिंग दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो हम इसको सिक्योर इतना करेंगे कि फ्यूचर में हांगकांग में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएँ और यहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़े। तो देखिए इस बिल को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, इसे निगेटिव कहीं से नहीं मार रहे। इसके बाद एक मज़ेदार बात है, वर्ल्ड वाइड कई लोग इसका अपोज कर रहे हैं। जब इसकी बात की गई तो 1.28 मिलियन लोगों ने ऑनलाइन पिटिशन थी जो अपोज कर रही थी इस बिल को, उसको साइन किया। तो यूनाइटेड नेशन में भी 70 कंट्रीज़ ने इसके अगेंस्ट में लेगिस्लेशन के अगेंस्ट बोला, और कुछ थे जिन्होंने इसके पॉजिटिव में बोला। तो 70 कंट्रीज वॉइस देयर सपोर्ट फॉर द लेगिस्लेशन, बाकी ने नहीं किया। फिर इंटरनल अफेयर है, जाहिर सी बात है किसी कंट्री का इंटरनल अफेयर है। 100 कंट्रीज़ हैं जो फ्रीडम इंडेंजर्ड है नेशनल सिक्योरिटीज़ की ये प्रैक्टिस है। देखिए हांगकांग में क्या हुआ, हांगकांग में कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस था, कुछ राइट्स थे, जिसके चक्कर में चाइना में जो होता था उसके लिए वो ओपनली बोल सकते थे, लिख सकते थे। अच्छा, चाइना हर चीज़ को सैंक्शन करती है, कोई भी चीज़ ओपनली लिखी नहीं जा सकती। अभी उनका एक सैटेलाइट जा रहा था जो क्रैश हो गया था, जिसमें हांगकांग ने ओपनली लिख दिया था। तो इन्हें लगा कि भैया ये कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी के लिए रिस्क है, हम चीज़ों को सैंक्शन करके लाते हैं, सीधे दे रहे हैं, तो इस इंटरनल अफेयर से हमें बचना पड़ेगा। फिर इन्होंने इंडिया से कहा है, इंडिया में जो एम्बेसी बैठी है उन्होंने कहा इंडिया हांगकांग के क्लोज रिलेशनलाइज हैं, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी है इंडिया और हांगकांग के बीच में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। तो फेयर जस्टिस के लिए है, तो हम चाहते हैं कि इस बिल को इंडिया सपोर्ट करे। मतलब अब चाइना ये जो कह रहा है कि इंडिया जो है वो जो हांगकांग के लिए हम बिल लाए हैं, ये जो हांगकांग वाला बिल है इसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में इंडिया खड़ा हो जाए। जैसे तिब्बत के लिए हम खड़े हो गए, उनके अनजस्ट को हमने जस्ट कर दिया, वैसे हांगकांग के अनजस्ट को हम जस्ट कर दें, ये चाइना चाहता है। अब ये इंडिया का आउटलुक होना चाहिए, इंडिया क्या करेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है, ऐसी चीज़ों में हम फेयर नहीं दे सकते, तो हम नहीं करेंगे। एक्सीलेटिंग टेंशन, आपको पता है ट्रंप और जिन बहुत अलग तरीके से खड़े हैं। जब से ट्रंप साहब पावर में आए कहीं ना कहीं चाइना के साथ इनके रिलेशन ख़राब होते ही चले गए। आने वाले 2 साल, जो प्रीवियस 2 साल थे उससे, और आने वाले 2 सालों में ये चीज़ें सुधरने के आसार नहीं। कोई गवर्नमेंट भी आ जाएगी तो इन टाइज को एक दिन में नहीं सुधार पाएगी। इन्होंने पहले तो ट्रेड वॉर स्टार्ट की, ट्रेड वॉर में बहुत सारे सैंक्शन इम्पोज किए, बहुत सारी प्रॉब्लम दी, बट ये भूल गए कि चाइना के टाइज बहुत हैं जो यूएस के एनिमी हैं उनके साथ, ये जो यूएस जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पर। तो चाइना अपने टाइज स्ट्रॉन्ग करता रहा इकोनॉमिकली। वर्ल्ड की 2 बहुत बड़ी कंट्रीज़ हैं ये दोनों, इनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए। आज चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूएस से वीक होता जा रहा है, कई फ्रंट पे यूएसए को घेरा गया है, तो यूएसए की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। वर्ल्ड की ये 2 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जिनके साथ प्रॉब्लम है, तो हमें कई बार देखना चाहिए। डिप्लोमेटिक रिलेशन वैसे ही नॉर्मल पहले नहीं थे, 1979 में नॉर्मल हुए, इसके बाद आज 2018 से ट्रंप ने ट्रेड टैरिफ वॉर स्टार्ट की थी, फिर वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अभी रिसेंटली इन्होंने हॉस्टन में जो है यूएस डिसीजन था, क्लोज कंसल्टेंट जो है वहाँ का कंसुलेट को बंद कर दिया गया, तो यहाँ से टेंशन्स और बढ़ेंगी। दोनों बहुत बड़ी सुपर पावर हैं, आज इनमें कोल्ड वॉर स्टार्ट होने की कंडीशन है, जैसी पहले यूएस और सोवियत यूनियन में चली थी। तो अगर क्राइसिस बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है अब यूएस क्या करेगा और चाइना क्या करेगा। चाइना एक कोशिश ये करेगा कि चाइना जो काउंटर पार्ट हैं, मतलब जो यूएसए के अगेंस्ट है, उनसे बात करेगा। जैसे ईरान, आप जानते हैं इंडिया के अपोजिट आज चाइना को सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि ईरान के अगेंस्ट यूएसए खड़ा है, तो चाइना यहाँ पहुँच गया, वीटो पावर है तो लोग इसके साथ चलेंगे। वीटो पावर होने के कारण टैरिफ लगने के बाद भी चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद यूएस क्या करेगा, यूएस जो है बहुत एक्सेसली एशिया में आ जाएगा, जिन कंट्री से इसकी फ़ाइट होगी नेबरिंग में, इंडिया, वियतनाम, मलेशिया के साथ अपने रिलेशन अच्छा करेगा। तो जाहिर सी बात है ये गेम है इनका, यूएस जब तक ये खेलेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं, क्रिटिकल ट्रैप है, इनसे प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फ्यूचर में एक नया एग्जिट निकलेगा, नया वॉर स्टार्ट होगा। जो प्रॉब्लम है यूएसए के लिए भी और चाइना के लिए भी, चाइना यूएस से ट्रेड वॉर में नहीं लग सकते क्योंकि 2 इकनॉमी है। अगर इनकी इकनॉमी सर्ज होती है, क्राइसिस में आती है, तो वर्ल्ड की इकनॉमी ट्रिम्बल करती है। ऑलरेडी कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे वर्ल्ड की इकनॉमी की कंडीशन बुरी है। अगर ये कंडीशन बनती है तो वर्ल्ड की इकनॉमी के साथ और बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। तो इंडिया को भी सोचना है कि यूएस और चाइना के रिलेशंस कैसे स्ट्रांग होंगे। यूएस को बहुत ज़्यादा वाइसली सोचना है, ट्रंप साहब को भी डिसीजन लेने हैं। दूसरा, ट्रंप अपनी कंट्री में खुद ही घिरे हुए हैं, पैंडेमिक जो चल रहा है उसके चक्कर में, अपने डिसीजन के चक्कर में। तो इलेक्शन आने वाले हैं, तो आज की डेट में टेंशन और बढ़ती जा रही है। पैंडेमिक वो कंट्रोल नहीं कर पाए, इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे बहुत सीवियर चल रहा है। तो इन सब के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें दिए गए। अब डिपेंडिंग ऑन द इंडिया एंड साउथ कोरिया टाइज, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया ने ट्रस्ट बहुत दिखाया साउथ कोरिया के। साउथ कोरिया की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ये हमारा भारत है, प्यारा भारत, और ये साउथ कोरिया है। देखिए साउथ कोरिया से हमारे यहाँ हुंडई काम करती है, ठीक है, आपको पता होगा, बहुत बड़ी कंपनी है। और होंडा जो है ये जापान की कंट्री की कंपनी है, ध्यान रखिएगा। तो हुंडई, उसके बाद सैमसंग और कई सारे इलेक्ट्रिक एम्प्लॉइसेज हैं जो यहीं से आए हैं, एलजी भी यहीं से आया है।
तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो साउथ कोरिया से इंडिया में काम करती हैं, इन्वेस्टमेंट देती हैं, और बहुत बड़ी इकोनॉमिक टाइज़ हैं हमारे और इनके बीच में। तो जाहिर सी बात है, देखिए कितनी छोटी कंट्री है, बट उसके बाद भी हम इनसे रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं। ये आज भी हमें कल्चरली बैकवर्ड मानते हैं, ये इंडिया को आज भी अनएजुकेटेड पॉवर्टी वाला प्लेस मानते हैं। अच्छा इंडिया में भी इनके साथ नहीं होते, और इंडिया के लोगों का भी इनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। तो उस पर ये पूरा एडिटोरियल है, आइए इसे हम डीपली समझते हैं। देखिए, इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करें तो आज की डेट में $22 बिलियन एनुअली है जो दोनों के बीच में। हम फिर भी अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जाहिर सी बात है कुछ एग्जाम्पल हैं। वाइड स्प्रेड परसेप्शन है साउथ कोरियन की, इंडिया जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, पॉवर्टी एंड हंगर है यहाँ पर। ट्रुथ वहाँ पर बहुत दूर है, अलग चीज़ है। दूसरी, कोरियंस जब भी आए हैं तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक कोरियाज और ईस्ट एशियन नेशन का बिल्कुल अलग है। इंडिया के इनके साथ कल्चरल टाइज प्रॉपर नहीं है। जाहिर सी बात है पॉपुलेशन जो है वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियंस, लोकल पॉपुलेशन फार फ्रॉम कंप्लीट है। साउथ कोरिया में जो लोग रहते हैं उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। कोई हमारा प्रॉपर इनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं बना हुआ है। कल्चरल टाइज हमारे यहाँ है नहीं, ग्रोथ हमारे यहाँ होती ही नहीं। एशियन, हाउ मच इंडियन बेस्ड इन साउथ कोरिया इज नॉट अबाउट द कोरियन कल्चर, जो ग्रोथ में एशियन के करेगा। सिंपल सी चीज़ है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कई इंडियंस जो वहाँ बसे उन्हें भी उनके कल्चर के बारे में नहीं पता। देखिए, जितने हमारे अच्छे टाइज चाइना और जापान के साथ हैं, उनके कल्चर को हम समझते हैं, वैसा हम इनके कल्चर को माइंड में नहीं रख पाते। इसके बाद हमने इसकी कोशिश की, 10 साल पहले इंडियन कल्चरल सेंटर वहाँ पे डाला था। उसके बाद हमने बहुत सारी कोशिश की बायलैटरल रिलेशन को अच्छा करें, पीपल टू पीपल रिलेशन स्ट्रॉन्ग कराएं, लोगों के बीच में रिलेशंस अच्छे हों। इंग्लिश स्पीकिंग एलिट जो है सियोल में, बाकी जो है जाहिर सी बात है वहाँ पर कई सारे एफर्ट्स हैं जो लगाना मुश्किल है, तो उन सब चीज़ों को हमें देखना है। तो दूसरी बात है, एप्लीकेबल है साउथ कोरियन कल्चर सेंटर भी इंडिया में डाले जाएं। तो ये सारी चीज़ें, ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, और इंग्लिश स्पीकिंग को छोड़ के लोकल लैंग्वेज में भी देखिए जाना चाहिए, चीज़ें समझनी है। तो देखा, ये नहीं समझ में आता कि अब आज की डेट में पावर रीजन जो है, बैलेंस ऑफ पावर रीजन, कंट्री शिफ्ट फास्ट, तो इंडिया साउथ के ऊपर मे नीड ईच लाइक नेवर बिफोर टू प्रोटेक्ट देयर वेज ऑफ लाइफ। जाहिर सी बात है आज पीपल टू पीपल रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, इसके बिना हमारा फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम पीपल टू पीपल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करें, कल्चरल गैप्स को फिलफिल करें, उसके बिना हमें प्रॉब्लम नहीं चलेगी। क्योंकि अगर एशिया में हमें चीज़ें अपनी देखनी है, अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इस चीज़ की आज ज़रूरत है कि हम अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। देखिए, आईआर में 2 बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चलती हैं, इनको आपको यहीं समझना पड़ेगा। देखिए, जब हम आईआर की बात करते हैं तो आईआर में 3 तरीके के रिलेशन होते हैं। देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन अच्छे हैं, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन अच्छे हैं, बट अगर पीपल टू पीपल रिलेशन अच्छे होते हैं तो ये दोनों चीज़ें फ्लरिश करती हैं। अगर आपको बिजनेस किसी कंट्री में करना है तो पीपल टू पीपल रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, कल्चरल बायस को समझना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे रिलेशन पॉजिटिव हमें नहीं दिखेंगे। देखिए, ट्रेड रिलेशन होना और पीपल टू पीपल रिलेशन होना दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पीपल टू पीपल रिलेशन के लिए हमें कल्चरल टाइज में एक्सचेंज करने हैं, एक दूसरे के कल्चर और हेरिटेज को समझना और एक दूसरे की चीज़ों को रिस्पेक्ट करनी है, जो नॉर्थ कोरिया को, साउथ कोरिया को कहीं ना कहीं करने की अब कोशिश करना चाहिए। कैन ओपन बुक एग्जामिनेशन ऑफर एन अल्टरनेटिव। देखिए, पेंडेमिक का टाइम है, एग्जाम बहुत मुश्किल हो रहे हैं, लोगों को एग्जाम देने में भी दिक्कतें हो रही हैं, तकलीफें बहुत सारी हैं। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है, आप समझ लीजिए आपके नोट्स हो गए या आपकी बुक्स हो गई, इनको एग्जाम में ले जाना, आपके पास क्वेश्चंस होंगे, इनको आपको सर्च करके लिख देना। अब ये क्या फिजिबल है हमारी कंट्री में कि नहीं है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसको आप एक बार लुक डाउन करें, चीज़ों को समझें और लिखें। मेरे हिसाब से ओपन बुक एग्जामिनेशन का अल्टरनेट हो सकता है, पर लीस्ट पॉपुलेशन जहाँ पे 20 से 200 लोग एग्जाम दें, वहाँ पर जहाँ 20,000 से ऊपर लोग एग्जाम एक साथ दे रहे हैं, वहाँ पे ओपन बुक फिजिबल चीज़ नहीं है। तो देखते हैं, अभी यही एक एग्जाम्पल हमें दिख रहा है, ओपन बुक एग्जामिनेशन ही लिया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। पेंडेमिक का टाइम है, बच्चे वैसे ही फाइनल ईयर एकेडमिक को ख़त्म करने में परेशान है। अब ओपन बुक एग्जामिनेशन एक नया ट्विस्ट है, ट्रायल इसका चलेगा, देखिए क्या होता है। बट एजुकेशन पे है, आप इसे एक बार पढ़ें, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। बेसिक एडिटोरियल है, बहुत अच्छा एडिटोरियल है, समझेंगे तो श्योरली समझ में आएगा। आज का मीन्स राइटिंग का क्वेश्चन है, व्हाट ऑप्शन डू वी हैव करेंटली विद द स्टूडेंट फेसिंग ट्रॉमा इन कंक्लूडिंग द एकेडमिक ईयर। ओपन बुक से रिलेटेड एकेडमिक ईयर कंक्लूड करने में क्या प्रॉब्लम है। पहले तो इलनेस है, खुद को सिक्योर करना है, अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना है, और उसके साथ एग्जाम देने भी जाना है। तो ऐसे सारे मेजर टाइज कैसे होंगे, इन पर ध्यान देना है। तो कोशिश करिए 250 वर्ड लिखिए, तभी आपकी हेल्प मिलेगी। आज का एडिटोरियल सेक्शन इतना ही है, बेचा घर पे रहे, सुरक्षित रहें। और दूसरा, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब आप इसे लोगों तक पहुंचाएंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। उसके बिना हम भी कुछ नहीं कर पाते। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि इसको लोगों तक पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।